हिस्सा अव्वल, परेशान करने वाला पैगाम। गांव से कुछ ही दूरी पर बने एक पुराने सुनसान कमरे में आकाश और विजय बैठे हुए थे। दोनों ही मोबाइल स्क्रीन पर झुके हुए थे। उनकी सांसें उस पल थम गई जब अचानक उनके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक अजीब सा पैगाम उभर आया। खुशामदीद, दुल्हन की हवेली में आपका इस्तकबाल है। उस मैसेज के नीचे एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दे रही थी और हवा में एक लाल साड़ी फरफराती हुई दिखाई दे रही थी, मानो किसी अधूरी कहानी को दोहरा रही हो। उसी साड़ी के अंदर एक दुल्हन की परछाई थी। कहा जाता है हर रात वहां एक दुल्हन भटकती है जो अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए इंतजार में पागल होकर किसी भी मर्द को अपना शिकार बना लेती है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कमरे में खामोशी छा गई। आकाश ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए विजय के कंधे को झकझोरा। यार विजय, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। दुल्हन की हवेली? लगता है वहां जाकर देखना ही पड़ेगा। विजय की सांस अटक गई। उसकी आंखों में डर का साया उतर आया। देख भाई, जिस जगह की चर्चा जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही डरावनी भी होती है। तू ही सोच, उस जगह को दुल्हन की हवेली क्यों कहा जाता है? आकाश हंस पड़ा। उसकी आंखों में रोमांस की आग जल उठी। अरे यार विजय, तू बहुत डरता है। एक बार वहां जाने में हमारा क्या जाता है? चल न यार, प्लीज एक बार। विजय ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी किस्मत लिख रहा हो। ओके, अब ठीक। हिस्सा दोयम, खैरागढ़ का सफर। अगली सुबह धुंध से ढका सूरज आसमान में अधमरी सी थी। आकाश ने कार स्टार्ट की और दोनों खैरागढ़ गांव की तरफ बढ़े। उस रास्ते पर मानो सदियों से किसी इंसानी कदम की आहट तक नहीं पड़ी थी। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस रास्ते पर न कोई होटल था, न कोई दुकान। यहां तक कि दूर दूर तक एक दीपक की हल्की सी लौ भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक अंधेरे को चीरती एक रोशनी उनकी आंखों में चुभ गई। दूर दाईं ओर एक विशाल महल चमक रहा था, मानो रात की नीरवता के बीच किसी मृत आत्मा का निमंत्रण हो। आकाश की आंखें उस रोशनी में अटक गईं। यार विजय, लगता है उस महल में सगाई या शादी हो रही होगी। चल आज वहीं रुक जाते हैं। विजय की रीढ़ में सिरसरी दौड़ गई। उसने थरथराती आवाज में कहा, नहीं भाई, इतनी रात को यहाँ? घड़ी देख, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। इतनी रात को कौन शादी करता है? रात और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई अनदेखा प्राणी उनमें छिपा बैठा हो, और हवा में एक अनजानी गंध, मानो कोई पुराना शव सांस ले रहा हो। विजय की बात खत्म होते ही आकाश ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, अहंकार से भरी और डर से अनजान। उसने बिना सुने अपनी कार को उस चमकते हुए महल की ओर मोड़ दिया। महल की दीवारों पर उभरी नक्काशियां मानो किसी अनजानी भाषा में चेतावनी दे रही थीं, पर आकाश के लिए ये रहस्य नहीं, एक रोमांचक खेल था। कार जैसे ही महल के आंगन में पहुंची, हवा अचानक और भी ठंडी हो गई। हिस्सा सोयम, बूढ़े की चेतावनी। दोनों ने दहलीज पार ही की थी कि उन्हें पीछे से कुछ घसीटे जाने की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अजीब सी बिखरी हुई सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। उसके जिस्म से राख और पुराने धुएं की अजीब सी गंध आ रही थी। उसने गुस्से से उनकी ओर उंगली तानी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात मानो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। कहीं वो डायन जाग गई तो तुम दोनों का क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। विजय की पुतलियां डर से फैल गईं, लेकिन आकाश केवल हंसा। उसकी हंसी में मूर्खता थी, समझ नहीं। क्या अंकल, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये दायन वायन जैसा कुछ नहीं होता। बूढ़े की आंखों में दहशत भरी थी। सिर्फ चेतावनी नहीं, तजुर्बे की यादें थीं। उसने धीरे टूटती आवाज में कहा, बेटा, तू समझ नहीं रहा। ये एक मृत दुल्हन का सजा हुआ महल है। बेचारी बेहद भयानक तरीके से इस मंडप पर जलकर मर गई थी। उसके भी कुछ सपने थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
उसके इतना कहते ही हवा का तापमान अचानक और भी गिर गया। महल का अंदरूनी हिस्सा अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र जिनमें हर दुल्हन की आंखें मानो जीती जागती हों। फर्श पर धूल, लेकिन बीच बीच में किसी के ताजे पैरों के निशान। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके आसपास सफेद धुंध फैलती जा रही थी और तभी किसी की पायल की छन छन आवाज आने लगी। धीमी धीमी आती पायल की खनक खनाहट अचानक इतनी करीब आ गई मानो कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। दोनों के दिल अचानक थम से गए। दोनों चुप थे। तभी अचानक पीछे से किसी की गर्म सांस महसूस होने लगी, जैसे कोई उनके बेहद करीब खड़ा हो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था और तभी धुंध के बाहर एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, सर पर दुल्हन का घूंघट, हाथों में मेहंदी, जिस्म से उठता धुआं मानो कोई आग में जला हो। स्वागत है, बहुत देर कर दी मेहरबान, अब तो हम आपका इंतजार करना ही भूल गए थे। आकाश और विजय को एक साथ एहसास हुआ कि ये महल खाली नहीं है, कोई साया उनके साथ है और वो बरसों से उनका ही इंतजार कर रहा था। आकाश धीमी आवाज में कांपते हुए बोला, विजय भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, लाल साड़ी पहने एक औरत उस कमरे की तरफ जा रही थी। विजय ने उसकी बात सुनी और अनचाहे ही उसके कदम आकाश के पीछे बढ़ने लगे। दोनों महल के दूसरे कमरे की तरफ जाने लगे। हर कदम पर फर्श की चटकने की आवाज आ रही थी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक कुछ उनके बिल्कुल पास से आग की तरह गुजरा। एक काली परछाई, इतनी तेजी से कि उसके साथ गुजरती हवा भी जैसे चीरती हुई निकल गई हो। तभी विजय चीख उठा। उसके दाएं हाथ पर किसी नुकीली चीज का गहरा कट बन चुका था। खून की एक मोटी धार बहकर फर्श पर गिरने लगी थी। खून की बूंदें फर्श को छूते ही हर तरफ काला धुआं छोड़ने लगा, जैसे वो खून किसी श्राप की कुंजी हो। महल की गहराइयों में से वही दुल्हन दिखाई दी। सफेद निर्जीव आंखें, बाल बिखरे हुए, मानो हवा के थप्पड़ों से नहीं बल्कि मौत की चीखों से उड़े हों। लाल साड़ी, वो दुल्हन किसी भयानक छिपकली की तरह रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल वो रेंगती हुई विजय के खून के पास पहुंची और उसके खून को सूंघने लगी। विजय बिना कुछ बोले इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर महल के एक कोने पर पड़ी। दीवार पर एक औरत की तस्वीर टंगी हुई थी, जो धूल और जालों से पूरी तरह ढकी हुई थी। विजय और आकाश धीरे धीरे तस्वीर के पास गए। तस्वीर के आगे मकड़ी के जाले ऐसे फैले थे मानो उनमें कोई अनसुलझी साजिश छिपी हो। विजय ने जैसे ही जाला हटाया, तस्वीर का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी सांसें रुक गईं। तभी उसने चीखते हुए एक नाम पुकारा, उर्मिला। लेकिन कैसे? उर्मिला? कौन उर्मिला? आकाश ने पूछा। विजय की आंखों में अतीत के जख्म उभर आए। उसने धीमी टूटी हुई आवाज में सच उगलना शुरू किया। ये तब की बात है जब मैं 2 साल पहले भोपाल की कमला यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उर्मिला भी उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैंने चालाकी से उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक रात में उसे अपने घर ले आया और हमारे बीच वो संबंध बन गया जिसकी शायद उसने कल्पना तो की थी, पर निभाने की जिम्मेदारी में कभी उठाना नहीं चाहता था। कुछ महीनों बाद उर्मिला गर्भवती हो गई। वो मुझसे शादी करने के लिए जिद करने लगी। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, मानो हर शब्द उसके गले में चाकू की तरह अटक गया हो। मैंने एक नकली शादी का प्लान बनाया। इस शादी को अंजाम देने के लिए खैरा की सुनसान महल को चुना। इस नकली शादी में मैंने सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को आमंत्रित किया था। बेचारी उर्मिला सोच रही थी कि हम हकीकत में शादी कर रहे हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि मेरा प्लान कुछ और ही है। वो इन सब बातों से अनजान दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। विजय का सच अब डर का आकार ले चुका था। उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। पंडित मंडप पर बैठा हुआ था। मेरा प्लान फूल प्रूफ था। मैं मंडप पर बैठा था और उर्मिला जैसे ही मेरे पास बैठने लगी, एक तरल पदार्थ उसकी हर तरफ फैलने लगा और फिर मंडप पर जल रहे हवन की अग्नि के संपर्क में आते ही उर्मिला का पूरा शरीर उस आग में झुलसने लगा। वो दर्द से चीख रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब मेरे भाड़े के लाए हुए मेहमान थे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बेचारी तड़पती हुई मंडप पर अधमरी पड़ी हुई थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने गुस्से में उसकी गर्दन दबा दी। वहीं पर उसकी सांस रुक गई। विजय की आवाज टूटने लगी। उस वक्त गुस्सा मेरे दिमाग पर हावी था। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ।
मैं बस उर्मिला से किसी भी हाल में छुटकारा पाना चाहता था। इस बात को आज पूरे 2 साल हो गए। मैंने सोचा कि उर्मिला से मुझे छुटकारा मिल गया,